और चलिए अब बात करते हैं हमारे खास शो प्राइम मिनिस्टर की। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने संपूर्ण विजय का आह्वान कर दिया है। यूपी की अभी सभी यानी कि 80 सीटों पर जीत हासिल करने का शंखनाद कर दिया गया है। मौका था पूर्व सीएम कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का। बीजेपी पुण्यतिथि को हिंदू गौरव दिवस के रूप में मना रही है। कल्याण कार्ड से क्या बीजेपी का मास्टर प्लान है, आप एक खास रिपोर्ट के अंदर देखिए। मुख्यमंत्री जी का और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का स्वागत कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का दिया जा रहा है, जिस पर चिन्ह अंकित है। और इसके बाद श्रद्धेय बाबू जी को इससे बड़ी श्रद्धांजलि कोई नहीं हो सकती। मित्रों, 80 की 80 सीटों पर एक बार कमल खिलाइए, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाइए। उत्तर प्रदेश में संपूर्ण विजय का आह्वान करके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 24 के चुनाव का शंखनाद कर दिया। और इस शंखनाद के लिए जो अवसर चुना वो बहुत ही खास था। जो लोग बाबूजी को जानते हैं, वैचारिक कर्मठा, प्रशासनिक कुशलता और संगठन की दक्षता और पिछड़ा और गरीब के प्रति असीम संवेदना का प्रतीक बाबूजी कल्याण सिंह थे। अयोध्या मंदिर को लेकर छिड़े आंदोलन के बाद हिंदू हृदय सम्राट बने और यूपी में अन्य पिछड़ा वर्ग के सबसे बड़े नेता रहे। कल्याण सिंह की पुण्यतिथि को गौरव दिवस के रूप में मनाकर बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। बीजेपी ने हिंदुत्व के एजेंडे को धार दी और ओबीसी वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश की। पूरे कार्यक्रम में बीजेपी का फोकस राम मंदिर और ओबीसी पर रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने कैसे लोगों के दिलों में जगह बनाई थी। इन्होंने 3 चीजों पर लक्ष्य दिया था। सबसे पहला, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन को गति देना। दूसरा, गरीब कल्याण के भारतीय जनता पार्टी के विचार को जमीन पर उतारना। और तीसरा, सामाजिक सद्भाव बिगाड़े बगैर, जातिवाद को उकसाए बगैर करोड़ों करोड़ों पिछड़ा समाज के लोगों का कल्याण। अमित शाह ने मंच से ये संदेश देने की भी कोशिश की कि कैसे मोदी सरकार कल्याण सिंह के सपनों को पूरा कर रही है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का सपना रिकॉर्ड टाइम में साकार हो रहा है। मोदी जी ने आज समग्र पिछड़ा समाज के उत्थान के लिए ये 9 साल के अंदर ढेर सारे काम किए। एक और गरीब कल्याण का यज्ञ चलाया, दूसरी ओर पिछड़ा समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, और तीसरा लक्ष्य था, तीसरा अधूरा काम था राम जन्मभूमि का मंदिर। अमित शाह ने 2014 के लोकसभा चुनाव में कल्याण सिंह के योगदान और प्रचंड जीत का जिक्र किया और लगे हाथ 24 में सभी सीटों पर जिताने की अपील भी कर दी। यानी शाह ने इस कार्यक्रम में टोटल विक्ट्री का आह्वान किया। बाबू जी को इससे बड़ी श्रद्धांजलि कोई नहीं हो सकती। तो 80 की 80 सीटों पर एक बार कमल खिलाइए, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाइए और पूरे भारत में संदेश भेजिए कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अभेद गढ़ है, इसको कोई पराजित नहीं कर सकता। राम मंदिर बीजेपी का सबसे बड़ा एजेंडा रहा है और 24 के चुनाव में बीजेपी इस उपलब्धि को गिनाना चाहती है। लिहाजा राम मंदिर आंदोलन को कल्याण सिंह से जोड़कर बीजेपी हिंदुत्व की धार को और तेज करना चाहती है। बाबू जी के जीवन में भी एक ऐसा पल आया, राम भक्तों का सैलाब अयोध्या में उमड़ पड़ा, बात आपे के बाहर गई। सब लोगों ने दबाव बनाया, गोलीबार कर गोलियां चलाकर कार सेवकों को रोका जाए, और बाबूजी ने वो पल जो उनका परिचय कराता है, निर्णय लिया कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, मैं मुख्यमंत्री पद त्याग। वहीं सीएम योगी ने भी राम मंदिर को लेकर कल्याण सिंह के सपने का जिक्र किया
और कहा कि जब रामलला विराजमान होंगे तो कल्याण सिंह की आत्मा को शांति मिलेगी। अगले सत्र में 2024 के जनवरी माह में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके भगवान श्री राम पहली बार अपने भव्य मंदिर में विराजमान होकर के हम सबको आशीर्वाद दे रहे होंगे, तब बाबूजी को भी, उनकी आत्मा को भी असीम संतुष्टि की अनुभूति हो रही होगी। उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोटों की गणित की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ओबीसी 54%, दलित 21%, सवर्ण 18% और मुस्लिम 19.26%। कल्याण सिंह ओबीसी लोधी राजपूत जाति से थे और कई सीटों पर लोध अहम भूमिका में है। आंकड़ों पर गौर करें तो कुल लोध मतदाता 4.9% है। सबसे ज्यादा असर पश्चिमी यूपी बुंदेलखंड में है और 40 से 50 विधानसभा सीटों पर प्रभाव है, जबकि 20 विधानसभा सीटों पर लोध वोटर निर्णायक है। पश्चिमी यूपी के अलीगढ़, बुलंदशहर, कासगंज, एटा और आसपास के जिलों में लोधी राजपूतों का वर्चस्व है। बीजेपी ने लोधी राजपूतों को साधने के लिए कल्याण सिंह के पुत्र सांसद राजवीर सिंह राजू भैया और उनके पौत्र मंत्री संदीप सिंह को आगे बढ़ाया। पश्चिमी यूपी में करीब 30% मुस्लिम, इनके बाद बड़ी आबादी 26% दलित वोटरों की है। पश्चिमी यूपी में 17% जाट और 16% ओबीसी वोटर उम्मीदवारों की जीत हार तय करते हैं। यूपी में बीजेपी को गैर यादव ओबीसी के बीच स्थापित करने में कल्याण सिंह की बड़ी भूमिका रही है। ऐसे में वे एक समय में यूपी ओबीसी के निर्विवाद तौर पर बड़े नेता के तौर पर माने जाते रहे। इस समय जब महागठबंधन की बातें चल रही हैं और इंडिया गठबंधन की बातें चल रही हैं और नीतीश कुमार और अखिलेश कुमार की जोड़ी उत्तर प्रदेश में सक्रिय है, तो उसको काउंटर करने का बहुत अच्छा तरीका है कि फिर से कल्याण सिंह की उस लोकप्रियता को जिंदा किया जाए और हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाया जाए। पीएम मोदी और कल्याण सिंह के बीच भी अच्छी केमिस्ट्री रही। कल्याण सिंह और मोदी दोनों ही राम मंदिर आंदोलन से जुड़े थे। कल्याण सिंह यूपी में मंदिर आंदोलन का बड़ा चेहरा थे, तो नरेंद्र मोदी के पास लाल कृष्ण आडवाणी की सोमनाथ से शुरू हुई रथ यात्रा के दौरान बड़ी जिम्मेदारी रही थी। 21 अगस्त 2021 को कल्याण सिंह के निधन पर खुद पीएम मोदी श्रद्धांजलि देने आए थे। पीएम मोदी ने उस वक्त कहा था, उन्होंने अपना नाम सार्थक किया। कल्याण सिंह जी के माता पिता ने उनका नाम कल्याण सिंह रखा था। उन्होंने जीवन ऐसे जिया कि उन्होंने अपने माता पिता ने उन्हें जो नाम दिया था उस नाम को सार्थक किया। जाहिर है कल्याण सिंह की विरासत बीजेपी के लिए बेहद अहम है। 24 में बीजेपी का एजेंडा हिंदुत्व है, तो ओबीसी वोट बैंक भी बेहद जरूरी है। कल्याण सिंह के जरिए बीजेपी के दोनों मकसद पूरे हो रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने उनकी पुण्यतिथि को गौरव दिवस के रूप में मनाकर बड़ा संदेश देने की कोशिश की। टीम न्यूज नेशन। और आइए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में सियासी तपिश बढ़ती जा रही है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश का रण जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। रविवार को बीजेपी ने 20 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया तो अब 5000 से ज्यादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देकर बड़ा दांव चल दिया है। एमपी में बीजेपी की रणनीति और विपक्ष की तैयारियों पर एक खास रिपोर्ट आप देखिए। कभी खोखले किए नवादे, चट्टानों से अटल इरादे, की गरीब की दूर समस्या, 20 साल की कठिन तपस्या, उम्मीदों की कली खिली है, शक्ति बेटियों को भी मिली है। पहले गरीब कल्याण महाअभियान और अब 5000 से ज्यादा शिक्षकों को नियुक्ति का पत्र। ये तैयारी है बीजेपी की। मध्य प्रदेश का रण जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि आप अब गुरु हैं, गुरु। एक तरफ विपक्ष का प्रहार और दूसरी तरफ विकास के एजेंडे को आगे रख बीजेपी चुनाव में बढ़त बनाने में जुटी है। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5580 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देकर बड़ा दांव चलाया। नियुक्ति पत्र कार्यक्रम में पीएम मोदी भी वर्चुअल रूप से जुड़े। पीएम मोदी ने सभी नए शिक्षकों को शुभकामनाएं दी और शिवराज सिंह सरकार को सराहा। पिछले 3 वर्षों में मध्य प्रदेश में करीब 50,000 शिक्षकों की भर्ती हुई है। इसके लिए राज्य सरकार भी बहुत बहुत बधाई की पात्र है। साथियों, आप सभी
राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं। विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का बहुत बड़ा योगदान है। मध्य प्रदेश में इस बार भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर शिवराज सरकार को घेर रही है। लिहाजा पीएम मोदी ने भी घोटालों और भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। देश का नागरिक वो दिन भूल नहीं सकता जब 2014 से पहले घोटालों और भ्रष्टाचार का दौर था। गरीब का हक उस तक पहुंचने से पहले ही लूट लिया जाता था। आज गरीब के हक का पूरा पैसा सीधे उसके खाते में पहुंच रहा है। सधी रणनीति के साथ बीजेपी विकास के नाम पर आगे बढ़ रही है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाने की रणनीति बन रही है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने इस मौके पर एक बार फिर विश्वकर्मा योजना का जिक्र कर बड़ा संदेश देने की कोशिश की। इस 15 अगस्त को मैंने लाल किले से पीएम विश्वकर्मा योजना की भी घोषणा की थी। ये योजना भी इसी विजन का प्रतिबिंब है। हमारे विश्वकर्मा साथियों के पारंपरिक कौशल को 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक ढालने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना बनाई गई है। वहीं सीएम शिवराज सिंह ने शिक्षकों को न केवल नियुक्ति पत्र दिए बल्कि उन पर पुष्प वर्षा भी की और इसकी वजह भी बताई। आज मैंने आके आप पे फूलों की वर्षा करके आपका स्वागत किया, आपका वंदन किया, आपका अभिनंदन किया। और ये मैंने क्यों किया? इसके 2 कारण हैं। एक, मैं आपको बहुत स्नेह करता हूं, बहुत प्यार करता हूं, क्योंकि आप मेरे भांजे भांजी हैं। और दूसरे, मैं आपका बहुत आदर करता हूं क्योंकि आप अब गुरु हैं, गुरु। चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी क्या है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी एमपी में 39 सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। मध्य प्रदेश में खुद अमित शाह ने मोर्चा संभाल रखा है। बीजेपी केंद्र की मोदी और सूबे की शिवराज सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को भी चुनाव में भुनाने की तैयारी में जुटी है। अमित शाह ने बीजेपी सरकार के 20 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश कर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। क्या किया इन्होंने 15 महीने? और मैं फिर से कहता हूं, श्रीमान बंटाधार और कमलनाथ ने इधर उधर की बात करे बगैर इसका जवाब देना चाहिए। आपने मोदी जी और शिवराज जी ने जो गरीब कल्याण की योजनाएं चालू की थी, सब योजनाओं को या तो बंद कर दिया या इसका पोषण करना बंद कर उसको लंगड़ी कर दी। गरीब कल्याण की पूरी हमारी मूवमेंट को कांग्रेस ने लंगड़ा करने का काम किया। बीजेपी ने जो रिपोर्ट कार्ड जारी किए उसे गरीब कल्याण महाअभियान नाम दिया गया। गरीब कल्याण महाअभियान के तहत ये संदेश देने की कोशिश है कि 2003 से प्रदेश की बीजेपी सरकार और 2014 से केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार के चलते 1,36,00,000 लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। मैं मध्य प्रदेश की जनता को कहने आया कि अगला चुनाव है वो बंटाधार की ओर से विकसित मध्य प्रदेश बनाने का चुनाव है। बीमारू की ओर से सर्वोच्च स्थान पर बैठे हुए मध्य प्रदेश को बनाने का चुनाव है। और आगामी चुनाव गरीबी से संपूर्ण मुक्ति का चुनाव है। दरअसल मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी। कांग्रेस को 114 और बीजेपी को 109 सीटें मिली थी। वहीं बीएसपी को 2 जबकि अन्य को 5 सीटें मिली थी। कमलनाथ ने बीएसपी और अन्य का साथ लेकर सरकार बनाई थी, लेकिन कई विधायकों के पाला बदलने की वजह से 15 महीने में सरकार गिर गई थी। तो इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का